अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहाद हुसैन। दो बड़े इश्यूज नाज़रीन हमारे सामने हैं जिन पे आज मैं गुफ्तगू करूंगा। एक तो आप जानते ही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को आज उनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया कि प्राइम मिनिस्टर का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ ज़्यादा शदीद नहीं है, वो हशाश बशाश हैं और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया है अपने घर में। तो पहली तो इशू ये है, और उसके साथ साथ जाहिर बात है ये प्राइम मिनिस्टर के पॉजिटिव टेस्ट होने से ये कोरोना का जो मामला है उसकी संगीनी जो है वो एकदम सारों के सामने उजागर हो गई है। लेकिन मामला तो बड़े दिन से ख़राब हो रहे हैं, यानी कि कई दिन से बल्कि कई हफ्तों से हमें ये ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम यानी पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिलखुसूस पंजाब के कुछ शहरों में और इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल में यहाँ पे और चंद और दीगर शहरों में जो रेट है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यानी कि जब से ये तीसरी जो वेव है ये शुरू हुई है तो कहा यह जा रहा है कि ये वो यूके स्ट्रेन है जो कि न सिर्फ ये कि वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है पहले वाले स्ट्रेन से, बल्कि इसकी जो शिद्दत है वो भी ज़्यादा है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि क्योंकि ये तीसरी वेव है तो अगर आप बज़ाहिर देखें तो हमें लगता नहीं कि पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो इसको संजीदगी से ले रहे हैं। मामलात गंभीर होते जा रहे हैं, लॉकडाउन की बातें जो है वो एक बार फिर होनी शुरू हो गई हैं। क्या करने की ज़रूरत है हमें? क्या पाकिस्तानियों को ये बावर कराया जा सकता है कि ये तीसरी वेव ख़तरनाक है, इसको संजीदगी से अगर ना लिया तो मामलात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, सियासी तौर पर जो है वो जाहिर बात है बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो एक दबाव था वो अपोजिशन की तरफ से, वो बज़ाहिर लग रहा है कुछ कम हो गया है। क्या वाकई हुआ है कि नहीं हुआ? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम का हिस्सा रहेगी और मौसर हिस्सा रहेगी या नहीं रहेगी? ये एक बड़ी बहस छिड़ गई है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरी पहली मेहमान है जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं। मेरी दूसरी मेहमान है सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन है और मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शाइस्ता साहब, अगर बात मैं आपसे शुरू करूँ सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो टेस्ट पॉजिटिव आया है, जाहिर बात है जब एक प्राइम मिनिस्टर का पॉजिटिव आ जाए तो वो बहुत बड़ी खबर बनती है, बननी भी चाहिए। आपको लग रहा है, यानी आप खुद सीरियसली ले रही हैं, आपकी तो फैमिली में इतने नामवर डॉक्टर्स भी हैं, आप खुद सीरियसली ले रही हैं थर्ड वेव को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आई विश जो भी कोरोना के पेशेंट्स हैं और बशमूल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे और सेहतयाब हो। लेकिन देखें, डॉक्टर्स हैं और मैं आपको बताऊं कि हम बावजूद के हमें पॉलिटिकल छोटी मोटी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। कभी भी नहीं होता कि मास्क हमने ना पहना हुआ हो या सैनिटाइजर हमारी जेब में ना हो या मलिक साहब भी हाथ मिला रहे हो या मैं गले मिल रही हूँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, एहतियात बहुत जरूरी है। लेकिन अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर को भी सेहत दें, जैसा मैंने पहले कहा, तमाम लोगों को दें। लेकिन देखें, एक अवेयरनेस जो है ना, वो मास्क पहनने से बाकियों को जो मैसेज जाता है वो है। हमने प्राइम मिनिस्टर को मैंने बारहा दफा नोटिस किया है, अभी पीछे का थोड़े कल ही वो जो ओपनिंग कर रहे थे, ये छोड़ दें कि किस यूनिवर्सिटी की और किसकी थी, लेकिन कल भी जो ओपनिंग हुई उसमें भी लोग थे एंड ही वाज नॉट वेयरिंग अ मास्क। वो फिर रहे होते हैं, उन्होंने डार्क ग्लासेस जरूर लगाई होती हैं, शायद प्रिवेंशन उधर से हो रही है, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया। देखिए, वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और मैं आपको बताऊं, हमारे लेफ्ट राइट इधर उधर बहुत से लोग अफेक्टेड हैं और अल्लाह माफ करे डेथ्स भी हो रही हैं। लेकिन देखिए, आज एक और बात हुई कि हमने अब
हम सोच रहे हैं कि अपने एयरपोर्ट्स को बंद करें कि वहां से इंग्लैंड से या साउथ अफ्रीका से वो जो ये थर्ड जो वो है वो वबा की वो ना आए। लेकिन देखिए अगर जब इंग्लैंड में आई और वहां से लोग यहाँ आ रहे थे, हम सही टाइम पे फैसला क्यों नहीं करते फहद? हमारा फैसला हमेशा नी जर्क फैसला क्यों होता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें जी इसमें सेनेटर रुबीना खालिद साहबा, एक तो साथ साथ अब खबर ये भी आ रही है नाज़रीन कि जो फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं, उनका भी टेस्ट जो है कोरोना टेस्ट वो पॉजिटिव आ गया है। तो जाहिर बात है बड़ी तशवीश की बात है। और जिस तरह के अभी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा बात कर रही थी, हम सब की दुआ है कि वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया जो हैं जल्द सेहतयाब हों और तमाम तर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन मामला कुछ यूँ है रुबीना खालिद साहिबा कि दुआ तो बड़ी ज़रूरी है और हम सब कर भी रहे हैं, लेकिन एहतियात की जब बात होती है तो उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है कि ये फलानी जमात ज़्यादा एहतियात कर रही है या जो दूसरी जमात ज़्यादा कर रही है। यानी पिछले कई हफ्तों से या कई महीनों से मैं तो ये कहूँगा, जब से सेकंड वेव आई और फिर थर्ड वेव आई, मुझे तो लगता है कि सियासी जमातों ने, जिसमें माशाल्लाह पीडीएम खुद शामिल है, उन्होंने कोई इतनी खास इस तरह की मैसेजिंग नहीं की जिससे लोग इस मामले को सीरियस लें। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि कहा यह जा रहा है कि ये थर्ड वेव जो है ये तीनों वेव में सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो थोड़ा सा इल्जाम तो फिर आप लोगों पे भी आता है। देखिए फात, पहली बात तो ये है कि हम दुआगो हैं कि वज़ीर आज़म साहब और उनकी अहलिया जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। और इस बीमारी से हम नहीं चाहते कि कोई भी जो है किसी की भी सेहत जो है वो इससे मुतासिर हो। हम सबकी दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन जैसे कि शाइस्ता ने कहा कि एहतियात जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। जो शुरू में हमने एहतियाती तदबीर खासकर से गवर्नमेंट से स्टार्ट हुई तो तभी उसका सबका मजाक उड़ाया गया कि ये, खैर मैं उस लंबी बहस में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसको भी बिलिटल किया गया, उसको मिनिमाइज किया गया। फिर उसके बाद जब जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो बात ये है कि खुद जो रोल मॉडल ऐसे करें और पब्लिक में आ जाएं बगैर मास्क पहने हुए, तो फिर नेचुरली जो हमारे यहाँ आम लोग हैं वो शायद इतना सीरियस उसको नहीं लेते और वो कहते हैं कि भाई जब इन्होंने नहीं पहना हुआ तो हमें क्यों कह रहे हैं कि पहन लें। अब आप देखिए, लेकिन ये मास्क पहनने का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब में नहीं है। अक्सर बेशतर जो लीडर्स हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं। मैं आपसे इसी तरफ आ रही हूँ कि आपने पीडीएम के इज्तिमात की बात की, लेकिन पीडीएम के इज्तिमात जो थे वो सब खुले मकामात पे हुए। हमने कभी भी किसी हॉल में किसी बंद जगह पे कोई ऐसा जलसा नहीं किया। और उन जलसों में हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वहाँ सैनिटाइजर्स का, वहाँ मास्क का बंदोबस्त किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और लीडर्स ने भी मास्क पहन के स्टेजों पे बैठे, वो आपने देखा। तो बात ये है कि जैसे अभी परसों अगर मतलब एक तो इतनी कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं वज़ीर आज़म के, जो दर्जन भर से ज्यादा वो हैं उनके स्पोक्स पर्सन हैं, कोई क्या बांध की बोलियां बोलते हैं। एक ने आज कहा कि जी उनको अलामात पहले से थे और अभी वो टेस्टेड पॉजिटिव हो गए। अगर उनको अलामात थे फहद, तो मेरा एक क्वेश्चन है, जरूर मैं ये पूछना है, पाकिस्तान के शहरी पूछना जरूर चाहूंगी कि जब अलामात थी तो क्या जरूरत थी जाके एक ऐसे मंसूबे की इफ्तिताह करना जो कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का मंसूबा है और उसको पर ठप्पा। देखिए मैं एक्चुअली बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि क्यों नहीं की गई जबकि आपको पता हो। नहीं, ये सवाल कर लेते हैं फहद, जब मेरी तबीयत अगर खराब होती है तो मतलब मैं अपने आप को अपने बच्चों से आइसोलेट कर लेती हूँ। Being in the same house, अगर ब्रेक का वक्त हो रहा है मुझे, दफा बुखार की कैफियत हुई, रुबीना साहब मैं जरा ब्रेक ले लूं, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, अभी मैं बात कर रहा था और दोनों मेरी जो मेहमान हैं वो ये कह रही थी कि
कि जाहिर बात है हम सब तो दुआगो हैं वज़ीर आज़म, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए, लेकिन इनका कहना यह है कि जो 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 मैसेजिंग आ रही है रूलिंग पार्टी से, और वज़ीर आज़म खुद कल जो है वो जब किसी एक प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो मास्क नहीं पहना हुआ था, तो ये जो एक बद परहेजी हो रही है सारे माशरे में, इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो लीडर्स की आती है और आपके जमात के लोगों की आती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया फाद साहब। सबसे पहले तो दुआ है कि जितने भी हमारे कोरोना के पेशेंट्स हैं और भी जितने मरीज हैं, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो भाभी हैं बुशरा भाभी, अल्लाह उन सबको जो है वो सेहत दे। खासकर वज़ीर आज़म साहब फिट आदमी हैं माशाल्लाह, 65 प्लस हैं, लेकिन आई हैव सीन हिम फ्रॉम क्लोज रेंज। मेरे से ज़्यादा तेज़ वो चलते हैं और मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं, हालांकि मैं उनकी उम्र से कम 25-30 साल मेरी उम्र कम है। तो अल्लाह उनको सेहत दे, इंशाल्लाह ही विल रिकवर वेरी सून, ही इज अ फाइटर। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। आई वुड लाइक टू टेंड टू एग्री विद योर ऑब्जर्वेशंस कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि लीडरशिप लेवल पे मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब यूज़ भी करते हैं, कभी शायद ना भी पहना हो, लेकिन हमें सबको, मैं एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं करता, हमें सबको ज़्यादा इसको पहनना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी लीडरशिप से असर लेते हैं। खासकर शादियों वगैरह में, अभी आज भी मैं सारा दिन इंगेज रहा हूँ हल्के में, ज़्यादातर कोशिश की मास्क पहना है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी पहना, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा पहनूं अब। लेकिन सूरत हाल बहुत सख्त यानी ख़राब होती जा रही है अली साहब तेज़ी से, और जो हमारा माशरा है जनरली अगर आप देखें, चलें शहरों में तो फिर भी कुछ हद तक, यानी मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा कि वो उस तरह की हिफाजती तदाबीर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये थर्ड वेव कितनी सीरियस है। इसको उनकी लोगों की उसको जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पर कुछ करने की ज़रूरत है अब तो। जी बिल्कुल, देखें मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो पहली वेव थी पिछले साल, उसमें सब बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब सियासत का रंग उस पर चढ़ जाएगा, मैं बात करूँगा, मेरी दोनों सीनियर्स यहाँ पे बैठी हैं, वो इस पर माइंड भी करेंगी, लेकिन अगर ये नाराज़ ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं जसारत कर रहा हूँ कि अपोजिशन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि जब वज़ीर आज़म साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपीलें कर रहे थे, हम लोग भी और आप लोग भी कह रहे थे कि खुदारा ये आपका मार्च पाकिस्तानियों की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है, खुदा का वास्ता है आप कुछ अरसे के लिए रुक जाएं। जब इनकी मैसेजिंग देखें, जलसे से मौलाना फजल रहमान साहब की क्या मैसेजिंग गई, एक दिन मैंने मास्क उनको नहीं देखा, मरियम बीबी अलबत्ता पहनती थी, बिलावल साहब भी पहनते थे, लेकिन कहते थे नीचे सारे लोग खड़े हैं, खुद मास्क पहने, बाकी सारे बगैर मास्क के, और कहना कि नहीं कोरोना सिर्फ जलसे में होता है। ये चीजें मैसेजिंग अवाम में ये गई कि यार ये मजाक है, बस आप भी इसको ईजी ले, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वो मार्च किधर है, अब वो मार्च किधर गया? लेकिन अली साहब आप इनका फिर रुबीना खालिद साहिबा का शुक्रिया अदा कर दें, इनकी जमात की वजह से अब लॉन्ग मार्च नहीं हो रही, तो यानी अच्छा ही हो गया उस तरीके से। तो फिर नहीं, देखें इट्स बेसिकली जो है सारी अपने अपने मफाद की गेम चल रही है। तो जरदारी साहब को सूट नहीं करता था, उन्होंने असेंबली से इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा, जब उनको सूट करेगा वो दे देंगे। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने हमेशा ऐवान से इस्तीफे के रुझान को ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन बहरहाल मैं ये दोबारा कहना चाहूंगा कि कोई हमें इनसे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टेटस को के दोनों पक्के स्टेटस को हैं, दोनों पाकिस्तान की तबाही के इक्वली जिम्मेदार हैं। 30-35 साल जो पाकिस्तान के इदारे की तबाही है, सिर्फ नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी की जो है तो कोई इसमें कोई कसर छोड़ी वैसे नहीं है। हाँ शाइस्ता साहब, अब मामला कुछ यूं है, अब क्योंकि लॉन्ग मार्च की बात छिड़ी गई है तो मैं जरा उस पर आ जाता हूं। मामला कुछ यूं है कि लॉन्ग मार्च तो हो गई है फारिग, और अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं इस्तीफों के बगैर तो उसका कोई फायदा कोई नहीं। यानी वैसे तो आप ये कह सकते हैं कि रुबीना खालिद साहिबा की जमात जो है वो आपके साथ है, लेकिन उस साथ होने का फायदा क्या अगर उससे वो हदफ नहीं हासिल हो सकता जिसकी वजह से ये इत्तेहाद बना था। यानी बुनियादी तौर पर आप माने ना या ना माने, शाइस्ता परवेज साहिबा, रुबीना खालिद साहिबा की जमात की वजह से अब पीडीएम फारिग है। पहले तो मुझे फाद एक सवाल पूछना है कि ये कोविड के सिलसिले में
अली यहाँ बैठे, प्लीज इनसे ये पूछते हैं क्या हमारा इन्हिसार सिर्फ डोनेशंस पर है? क्या गवर्नमेंट ने वो इंजेक्शंस वैक्सीनेशंस कब तक मंगाने का इरादा है? क्योंकि दुनिया में तो बहुत तेजी से वैक्सीनेट हो रहे हैं और यहाँ पे अभी तक आम पब्लिक तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो आपके मेरे जैसे, आई एम सॉरी टू से, लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं, लेकिन बाकी तो शुरू नहीं हुई। तो ये डोनेशंस पे हम कब तक मतलब खैरात पर रहेंगे? हमारी अपनी चले मैं उस पे भी आता हूँ, लेकिन मैं उस पे भी आता हूँ, वो कब तक? लेकिन पीडीएम तो फारिग हो गई है, ये बात तो आप इत्तेफाक करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, ये शायद विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है कि पीडीएम फारिग हो गई है, लेकिन जो पीडीएम जो एक तहरीक का नाम था फहद, और वो तहरीक थी कि लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी थी और लोगों के मसाइल को भी उजागर करना था और इसको लेके आगे बढ़ना था। शाहजादाबाद पीडीएम का मकसद था पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराना। देखें पीडीएम का अवेयरनेस के लिए नहीं थी ये, नहीं, लेकिन पीडीएम का पहला था कानून और आईन की बालादस्ती और लोगों के वोट की इज्जत। देखें नहीं फहद, आई मीन इट्स अ फैक्ट। और अभी खत्म होने की क्या बात है? अभी तो पीपल्स पार्टी इज इन द थिंकिंग फेज और वो उन्होंने कहा है, और हम भी अपनी मुशावरत कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अभी से ये कहना कि खत्म हो गई, मैंने कहा है ना, ये विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन अभी पीडीएम कोई आपके खत्म, देखिए वो उसका ढांचा शायद बरकरार रहे, लेकिन अगर पीडीएम वो काम नहीं कर सकती जिसके लिए बनी थी तो फिर हम उसको खत्म ही समझे ना, बाकी तो फिर नहीं फहद, कैसे आप खत्म समझे? और अभी तो फैसले होने हैं, अभी हमने बैठना है, मुशावरतें होनी है। देखें जो जहां अगर जब तक वो गुंजाइश रहे कि आप बैठ के बात कर सकते हैं, जब तक कोई तहरीक या कोई बात खत्म नहीं होती फोरम, अभी हम आपस में बैठ के बात करते हैं, बात कर सकते हैं। तो बात करने को रुबीना खालिद साहब, बात करने को क्या रह गया फिर? हाँ रुबीना खालिद साहब, बात करने को क्या रह गया? इतना बड़ा इशू था, देखिए इतना बड़ा इशू था, पूरी पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लगा हुआ, और आपने सीईसी की मीटिंग जो 2 हफ्ते आगे बुला ली। टाइम देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए बात ये है कि तहम्मुल से अगर देखा जाए तो बात ये है कि वो बात जो है वो अभी तक चल रही है, वो बात खत्म नहीं हुई। इनकी विशफुल थिंकिंग है, इनकी जो ट्रोलिंग वो सोशल मीडिया के, आई एम सॉरी टू से, वो है पता नहीं कितने हजारों की तादाद में जो चल रहे होते हैं, वो सारा दिन जो डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, हर तरह की गलत चीजें लोगों के जहनों में डालते हैं और फैलाते हैं, ये इनकी विशफुल थिंकिंग है। पीडीएम एक हकीकत है और अभी तक है और रहेगी। मेरा अपना जो तज्जिया है वो ये है। बात ये है कि आप सोचें कि बिलावल साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने जब कहा कि इस्तीफों की बात आई, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि इस्तीफे ऐसे हैं जैसे एटम बम। अब फहद मुझे आप बताएं कि एटम बम कि जिन मुल्कों के पास है, जो एटमी कुव्वतें हैं, मेरी बात बिल्कुल सही होने दें, मेरी बात अभी तो फिर नहीं होने जा रहा ना, इस्तेमाल की जाती है। दे आर यूज्ड एज द लास्ट ऑप्शन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टिल थिंक्स कि हम इनको और भी तरीकों से जो जमहूरियत की बालादस्ती को डिस्टर्ब किए बगैर, जैसे हमने शिकस्त दी इनको सेनेट के इलेक्शंस में, जिस तरह हमने इनको दी शिकस्त सेनेट के चेयरमैन में इलेक्शन में, जिस तरह मतलब वोट, लेकिन अब आपके पास तो नहीं है नंबर्स। मेरी बात सुने ना, आप जब कह रहे हैं कि नंबर्स नहीं है आपके पास, नामंजूर, तो आपने तो डाका डाल दिया सेनेट के इलेक्शन में, बाकी तो छोड़े ना। वो तो ये जो सूबाई इलेक्शन और नेशनल असेंबली के इलेक्शन हम रो रहे थे, तो यहाँ तो ऐवान बाला पे डाका डल गया। तो बात ये ठीक है, वो चलो हो गया। नजर देखिए, वी हैव टू फाइट एंड हमारे पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि वी कैन फाइट बेटर सिटिंग इनसाइड। आप गवर्नमेंट को कैसे गिराएंगे? अब देखिए, आप वो वक्त आएगा तो फिर आप देखेंगे जैसे गवर्नमेंट गिरती है और नंबर्स होते हुए गिरती है, उसके अंदर इंतशार होता है। देखिए पीडीएम के इंतशार की बात तो आप छोड़ दें, पीडीएम तो चलो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि एक मकसद के लिए इकट्ठी हुई हैं, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए इकट्ठी हुई हैं। इनकी अपनी मेरे भाई जो बैठा हुआ है छोटा, उसकी अपनी पार्टी में जो इंतशार है, उसकी अपनी पार्टी के अंदर जो डिस्टर्बेंस है। हमारे तो एमएनएज और एमपीएस बाहर निकल के बयानात नहीं देते कि आज ये हो गया तो आज इस मैं उसमें भी आता हूं। जो है वो पे तो ये खुद बैठे हुए हैं, ये तो आतिश पेशाब। ये बात दुरुस्त है आपकी खुद, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात मैं इस पे बात करता हूं। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आते हैं तो अली मोहम्मद खान साहब से रहूंगा
कि ये कह रहे हैं कि उसकी फातिहा खानी की बात हो रही थी पीडीएम की, जरा उनसे पूछते हैं कि उनको अब खतरा कहाँ से नजर आ रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर पीडीएम के अंदर जो तजादात हैं वो अब सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो सेनेट में जो ओहदा है उस पर भी झगड़ा पड़ गया है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा। यानी कि मैं आपको बहुत सारी एक लिस्ट बना के दे सकता हूँ जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, तो लगता यूं है कि गैर फाल हो गई है। मुमकिन है कल को पाकिस्तानी सियासत है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त पीडीएम कमज़ोर है, हुकूमत का पलड़ा भारी है, लेकिन हुकूमत को ख़तरा कहाँ से है, इस तरह बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अली मोहम्मद खान साहब, ये लॉन्ग मार्च की बात हो रही है। मैं अभी ब्रेक से पहले कह रहा था कि पीडीएम के जो मामलात हैं, उनके जो अंदरूनी तजादात हैं वो हमारे सामने ही है। इशू ये है कि लॉन्ग मार्च उन्होंने मौखर किया, ख़त्म नहीं किया, अगर उनका कोई अग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन मामला कुछ यूँ है कि अब रमज़ान शुरू होने वाला है, उसके बाद ईद है, उसके बाद गर्मियाँ हैं, उसके बाद बारिशों का मौसम है। तो अगर होनी भी है लॉन्ग मार्च अली साहब, तो ये मेरा ख्याल है 3, 4, 5 महीने तो आगे गई, इससे खतरा टल गया आपके ख्याल में? फाद साहब देखें, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप किसी जेन्युइन इशू पे मार्च करना चाहते हैं तो उसमें फिर ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, उसमें आपका कारकुन इतना चार्ज होता है कि वो आपको छोड़ता ही नहीं है, वो आपको घर से निकाल के छोड़ता है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये एक अपना बोझ दूसरे के कंधे पे, दूसरा तीसरे के कंधे पे वो डाल रहा है। और ये इसी तरह है जैसे जो हमारे उधर कहते हैं ना, जुमे मड़े रे, जुमे का मुर्दा होता है वो कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं होता। मैं भी समझता हूँ कि अपोजिशन के हमारे मेहरबान दोस्तों ने अपनी कोशिश कर ली है, इनको अवाम ने ठेंगा दिखा दिया है, होंगे ये फारिग। मैं ही समझता हूं कि जो इमरान खान साहब ने इनको एक जबरदस्त ऑफर की है बड़े अच्छे वक्त में। देखें, अगर तो जो मौलाना फजल रहमान साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तारीखी, जिसमें मरियम बीबी और गिलानी साहब साथ थे और उनको पुकारते रह गई और वो चलते बने, तो अगर तो उससे पहले खान साहब इनको कहते कि आए रिफॉर्म्स एजेंडे पे काम करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे या और रिफॉर्म्स पे, तो ये कहते कि भाई ये तो एनआरओ ढूंढ रहे हैं। अब जब करिया कर्म हो गया है और दफन हो गया है, अब सिर्फ 40वां बाकी है इस लॉन्ग मार्च का। अब अगर उनको बात होती है तो प्योरली पाकिस्तान के मफाद में है। देखें फाद साहब, इस पार्लिमानी सिस्टम में हुकूमत का कुछ काम है, कुछ अपोजिशन। हुकूमत का काम है एग्जीक्यूटिव का इंतजामिया के जरिए, काबीना काम करती है, मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, लेकिन कुछ काम है पार्लियामान का जिसमें हुकूमत भी रोल प्ले करती है, अपोजिशन ज्यादा। वहां अगर कानून साजी होती है वो आवाम के मफाद का काम है, उसके लिए इनको बुलाया है। हुकूमत को कोई काम आसान करने के लिए नहीं बुलाया। नाउ इज रियल टाइम कि इमरान खान साहब की इस बात से ये एग्री करें, आए गुफ्तगू करें और हमारी कोई मुश्किल आसान ना करें, आए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें ताकि 2023 का इलेक्शन निस्बतन बेहतर माहौल में हो, निस्बतन बेहतर तरीके से हो। 100% फिर भी नहीं होगा, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ। शिकायत लेकिन अली साहब, आपने इससे तो कम हो स्पेस ही कुछ छोड़ी नहीं ना, आपने इनके लिए कुछ स्पेस ही नहीं छोड़ी। जितना प्राइम मिनिस्टर ने और दीगर लोगों ने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया है, जितना उनको बुरा भला कहा है, उन्हें कॉन्स्टेंटली ये कहा जाता है कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, उनको एक लेजिटिमेट ऑपोजिशन मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं, उनके ऊपर नैब डाली जा रही है। इसके बाद वो कैसे बात करें आपसे, ये भी तो सोचे ना जरा। फाद साहब, यू हैव अ पॉइंट, लेकिन इसमें दो ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टू टैंगो। कि अगर हमने इन पे करप्शन की बात की है तो इन्होंने हमारी लेजिटिमेसी कभी कबूल ही नहीं की। इन्होंने कभी इन्हीं के एक ही कराची से, जहां से बिलावल साहब हारते हैं वहां दांधी है, लेकिन जहां से बिलावल साहब जीते हैं वहां नहीं है। लहरी की बात कर रहा हूँ, जो बेनजीर भुट्टो शहीद की सबसे मजबूत सीट हुआ करती थी, हम वहां से जीत गए, वो दांधी है। लाहौर में आप देखें, जहाँ शफकत महमूद साहब जीत गए वो दांधी है, जहाँ शहबाज साहब जीत गए वो नहीं है। मैं समझता हूँ देखें, दोनों तरफ से गलतियां हुई होंगी। हमने कभी भी नहीं कहा कि पूरी की पूरी अपोजिशन करप्ट है। लीडरशिप पे करप्शन के केसेस हैं जो हमने ज्यादा नहीं बनाए, 90% इनके अपने दौर के बने हुए हैं। लेकिन अब भी मैं ये कहता हूँ, करप्शन के केसेस चलते रहें, वो अदालतें फैसला कर लेंगी। इस मुल्क को बनाएं, आए कानून साजी करें, मुल्क को
शाइस्ता साहब, स्पेस खुल रहा है ऑपोजिट लॉन्ग मार्च, जब तक आप और पीपल्स पार्टी अपने ये मसाइल को हैंडल नहीं करते, जो कि मुझे होते हुए फ्रैंकली स्पीकिंग नजर नहीं आ रहे, तो एक स्पेस खुल रही है, हमें एक वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जो है वो वहां पे दोस्ती यारी हो जाए, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म एक अहम मामला है और गवर्नमेंट खुद आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि ये कर लें, क्योंकि एक बार अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो कम से कम रूल्स ऑफ द गेम सेट हों, कम से कम हम ये तो इस्टेब्लिश कर पाएं कि जो अगला इलेक्शन होना है उसको सारे लोग माने। अगर हम सिर्फ इतना ही अपना एजेंडा सामने रखें तो इसमें अपोजिशन को फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं आप जो हाथ तो आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपना हाथ आगे बढ़ा के उनसे क्यों नहीं हाथ मिलाना चाहते? फहद, देखें, तलखियां और इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि इट्स टू लिटिल टू लेट। नफरतें बहुत बढ़ चुकी हैं और हमारा जो इतना एक टॉक्सिक किस्म का एक्सपीरियंस हुआ था जब अमेंडमेंट्स पे हम FATF के ऊपर काम कर रहे थे, उस एक्सपीरियंस को भी नहीं भूल सकते। जब एहतसाब जो है वो जाती इंतकाम की सूरत इख्तियार कर लें, कोर्ट्स भी क्या कह रही हैं, वो आपसे कुछ पोशीदा नहीं है। मतलब अभी कल वो यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे गए हैं और वो एक तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी में मैं कहती हूँ कि मुनाफकत है हर काम में, बदनीयती है हर काम में। क्योंकि कल भी आप देखें कि ओपनिंग यूनिवर्सिटी की थी, वहां पे भी जरदारी साहब चोर हैं, नवाज शरीफ चोर है। मतलब जब ये लीडरशिप को इस तरह की बातें करेंगे तो गुंजाइश कहाँ रहेगी? देखें, आपको याद होगा कब असेंबली में ऑपोजिशन ने इनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। हमने कश्मीर के इशू पे हमने फुल सपोर्ट किया, ऑल्दो के एक सिंपल सा रेजोल्यूशन ये ना लिख सके, उसमें सपोर्ट किया। फिर आर्मी चीफ ब्रीफिंग के लिए आए तो उसमें एक कुर्सी खाली थी, तमाम ऑपोजिशन तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने आना मुनासिब नहीं समझा। फिर गिलगित बल्तिस्तान का इतना डेलिकेट तो यानी अखज़ क्या किया आपने? भी आप देखें वो नहीं फहद। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं तो इट इज टू लेट। अब तलखियां बहुत बढ़ चुकी हैं। अब नहीं हो सकता, अब नहीं, आप कह रही हैं कि अब नहीं हो सकता, अब ये जो मर्जी कर लें। अब इनके साथ बैठ के किसी चीज पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि बदनीयती देखें, अभी जो इलेक्शंस हुई हैं वो कैमरेस का क्या चक्कर था, वो किस तरह वोटिंग हुई असेंबली में, जो लोग इनके खिलाफ, इनसे बदजन लोग हम निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, उन्हीं चोरों से जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। 2-2.5 साल रह गए हैं, 2-2.25 साल रह गए हैं शाइस्ता साहबा। तो फिर ये मामला क्या? देखिए, अगर आप ये कह रही हैं कि बिल्कुल कोई तरीका नहीं रह गया, अगर आप ये कह रही हैं कि कोई तरीका नहीं है, कोई बात नहीं हो सकती, तो पता कर लेने दें। तो अगले 2 साल कैसे चलाएंगे निजाम को आगे? फिर एक कंफ्यूज्ड लॉट है, ये एक कंफ्यूज्ड नाअहल और नालायकों का लॉट है। ये कुछ नहीं कर सकती और कुछ डिलीवर नहीं। हम इस पार्लियामेंट को या इसको अब लेजिटिमेटी नहीं मांगते जहां ऑपोजिशन को स्पेस ही ना मिली हो। 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए, हमें स्पेस ही नहीं दी गई, तो हम उसको अब क्या करें? नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। जी मैं आता हूं वापस, मुझे ब्रेक लेने दें। अली साहब, मैं वापस आता हूं, रुबीना खालिद साहब से भी बात करनी है। लेकिन नाज़रीन, ये अभी आपने सुना लेजिटिमेसी इशू, देखिए यही हो रहा है। PTI जो है वो अपोजिशन को लेजिटिमेसी के इशूज उसको नहीं समझती, वो कहती है ये लेजिटिमेट अपोजिशन या उनकी लीडरशिप लेजिटिमेट नहीं है। अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानना चाहती। पूरे निजाम के ऊपर एक लेजिटिमेसी का एक सवालिया निशान है, और यही वो खतरनाक बात है, क्योंकि अगर ये लेजिटिमेसी के इश्यूज खत्म नहीं हुए तो अगले 2 साल हमने कैसे गुजारने हैं? और उन 2 सालों के बाद जो इलेक्शंस होने, अगर वो टाइम पे होते हैं, तो उनमें से फिर लेजिटिमेसी कैसे पैदा होगी? बड़ी खतरनाक ये इश्यूज हैं, इन पर जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। तो मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया, तो मैं रुबीना खालिद साहब आपसे बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूँगा, फिर आखिरी वर्ड में अली साहब को दूंगा। जो आपकी अब होने जा रही है CEC, क्या उसमें ये मुमकिन है कि वो ये फैसला करे कि नहीं, जो पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए और हम अब वाकई में PDM के साथ लॉन्ग मार्च करने को भी तैयार हैं
और इस्तीफे देने को भी तैयार हैं, ये मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो ये है फहद कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेने से इनकार नहीं किया। जो इख्तलाफ हुआ वो इस्तीफों की बात पे है, और हम अभी भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी CEC का ये फैसला है कि इस्तीफे, और वो मैं समझती हूँ एक लिहाज से अगर पहले इस्तीफे दे चुके होते तो अभी तक ये जो इन पे खौफ की फिजा तारी है और अभी भी तारी है, तो वो ये नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर आपको याद हो, जब ये लोग भी इस्तीफा देना चाह रहे थे PTI वाले, तो हमने तब भी इंटरवेंशन करके हमने कहा था कि नहीं, अंदर बैठ के बात करें, जो बात करनी है बालादस्ती की बात करें। तो ये तो एक ऐसी चीज है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हमारे चेयरमैन ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि भाई ये एटम बम है, और एटम बम उस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जबकि फिलहाल तो नहीं समझे, अगर ऑप्शन नहीं रहे, तो हम तो समझते नहीं, लेकिन ऑप्शंस हमारे पास अभी हैं, अभी और तरीकेकार हैं। वी स्टिल हैव टू यूज दोज ऑप्शंस। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमें कहेंगे कि आप आ जाएं तो हम खुशी खुशी, देखिए ये अली की बात को मैं एक डिनाई करूंगी। अली ने यहाँ कहा कि पाकिस्तान ये पॉलिटिकल सिस्टम ने कभी भी एज ए गवर्नमेंट उनको माना नहीं। ये बहुत बड़ा जो है गलत बयानी है, क्योंकि ये इस्तीफों का मामला जो है वो पहले दिन से था, लेकिन सब ने कहा कि नहीं, इनका लेजिटिमेट टाइम, हालांकि आए ये इलिजिटिमेट तरीके से है, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी लेट देम वर्क। लेकिन इन्होंने जो हशर किया है 2.5 साल में मुल्क का, वो तो किसी ढका छुपा ही नहीं। और मैं अगर पीडीएम खत्म हो रहा है, वो पीडीएम में एक बात कहना है, पीडीएम मार्च करे या ना करे, पूरा मुल्क इस वक्त कौन सा तबका है जो रोड पे नहीं है इनके खिलाफ, ये मुझे बता दें अली साहब। ठीक है अली साहब, अच्छा अब जमहूरियत की खातिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से आपने इनिशिएट किया है, ऑपोजिशन को तहफुजात हैं और जेन्युइन तहफुजात हैं, क्या आप और ज्यादा वो मजीद कुछ इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं, मजीद उनको कन्विंस करने के लिए तैयार हैं, और कुछ कर सकते हैं कि किसी तरीके से ऑपोजिशन के तहफुजात कुछ हद तक दूर हों और वो वापस कमिटीज में आए ताकि मामला आगे चले? ये करने को तैयार होगी गवर्नमेंट? साहब देखिए, मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम अ वकील, आई एम अ लॉयर प्लस अ सिविल इंजीनियर। तो मैं तो चीज़ को एक प्रोफेशनल तरीके से करने का कायल हूँ। मैं पार्लिमानी उमूर का वजीर हूँ और मैंने हर इशू पे इनको एंगेज करने की कोशिश की है कि हम अपोजिशन को असेंबली के अंदर साथ लेके चलें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, स्टेट्स क्राफ्ट पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। ये सिर्फ 2.5 साल से भी कम है, 2.25 साल रह गए हैं, शायद कोई इतना ही टाइम रह गया होगा। आए और थोड़ा सा इमेज सियासतदानों का बेहतर करें कि सियासतदान सिर्फ लड़ मर नहीं सकते, सियासतदान पाकिस्तान को आगे भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शेर शुक्र हो जाएं, गुडी गुडी हो जाएं, आओ जी जबकि पाओ चलो इकट्ठे एक ही सीट पे बैठे। नो, आप अपोजिशन करो, आप हमारी पॉलिसीज पे क्वेश्चन करो, लेकिन लेजिस्लेशन में जो कौमी मफाद के हैं आए, उसमें एक दूसरे का हाथ बैठाएं, पाकिस्तान को आगे लेके चले और कोशिश ये करें कि हुकूमत की पॉलिसीज को कौमी असेंबली के अंदर आप उसको क्रिटिसाइज करें, सेनेट में करें, और आपको करना पड़ेगा ये पॉलिटिशियंस इनको एंगेज करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। वील एंगेज। अभी परसों ही जो है स्पीकर साहब ने सबको लेटर्स लिखे हैं, मैं पार्लिमानी उमूर से इनको एंगेज करूंगा। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, आए कौम को बताएं कि यार हम कौमी लीडर हैं, हमको ये मोहल्ले के लड़ाई बड़ाई वाले लोग नहीं है थोड़े पर बैठे हुए। वी कैन लीड दिस नेशन, लेट्स प्रूव टू द वर्ल्ड। लेकिन अपना अपना किरदार अदा करें, ये छोड़िए बचकाना बातें, इसी पॉजिटिव मैसेज नहीं गिरा सकते आप, मजाक नहीं। आज का प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। मैं माना को शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें वक्त दिया। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।